तो आज के लेक्चर में हम लोग जिसको लेके बात करेंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम को लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन पूरा डिटेल में पढ़ा था, तो उसका जो वीडियो है वो तुम्हें चैनल में मिल जाएगा। अभी सेल वॉल पे फोकस करते हैं और अच्छे से इसको निपटाते हैं, ठीक है। तो आई एम शुकत हियर, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर NEET UG and your personal mentor for NEET JEE and class 11-12 boards, and welcome to your beautiful channel Engineer Education India। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सेल वॉल, as you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। मतलब फंगाई के अंदर और प्लांट्स के अंदर तुम लोगों को सेल वॉल देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉन लिविंग सा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग याद रखना है। और क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर होता है। क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके और सेल को एक शेप दे सके, ठीक है। इसीलिए रिजिड होता है। जैसे कि एक कवर प्रेजेंट होता है ना किसी भी चीज़ के बाहर, ताकि एक सपोज कर लो कि तुमने कोई भी एक पेस्ट बनाया, ठीक है। कोई भी पेस्ट, कोई भी कुकिंग जो भी करते हो, तो एक गोला बना लिया पेस्ट करके, एक गोला बना लिया ऐसे, ठीक है। अब उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हो ना। अभी उसको प्लास्टिक से जिस शेप में रैप करोगे और उसको जिस शेप में फ्रीज करोगे तो वो उसी शेप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेल वॉल इसी काम करता है कि सेल को एक शेप देने का काम करेगा। अभी देखो, सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। मतलब मैकेनिकल डैमेज से भी बचाएगा और इन्फेक्शन से भी बचाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल से सेल मतलब एक सेल से उसके बगल वाले सेल का इंटरैक्शन करने में भी सेल वॉल हेल्प करते हैं, और इस इंटरैक्टेड कनेक्शन को कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। प्रोवाइड्स बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब इस सेल से इस सेल में कोई भी अनडिजायरेबल मतलब जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को इस सेल को ज़रूरत नहीं है, तो इस सेल से इस सेल में ये सेल वॉल, बीच का जो सेल वॉल है, ये आने नहीं देगा, ठीक है। चलो, algae have cell wall made up of cellulose, galactins, mannins and minerals like calcium carbonates, while in other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, proteins। मतलब एल्गी के अंदर सेल वॉल किससे बना हुआ होता है? सेलुलोज से, गैलेक्टिन से, मैनिन से और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। नीट का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में तुम लोगों को मिल जाएगा देखने को। इन अदर प्लांट कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। ये याद रखना इजी होता है कि और किसी भी प्लांट में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का बना हुआ होता है सेल वॉल। कोई भी अलग प्लांट होगा तो। और एल्गी के अंदर किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैनिन और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये याद रखना है, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। सेल वॉल का जो प्राइमरी वाला पार्ट होता है, प्राइमरी वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, विच इज ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। मतलब प्राइमरी ग्रोथ करवाने के लिए, सेल को एकदम चुटकू से बड़ा करने के लिए, जो प्राइमरी ग्रोथ जब सेल का होता है, तब जो प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन होता है वो ग्रोथ के कैपेबल होता है, क्योंकि उसका बड़ा होना है। अब जब एक बार बड़ा हो गया तो उसका ग्रोथ का कैपेबिलिटी कट जाता है और ग्रेजुअली डिमिनिशेस हो जाता है। और जब सेकेंडरी वॉल होता है ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, क्या होता है? ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्ड एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। मतलब मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में एक सेकेंडरी वॉल बन जाएगा। द मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। देखो, सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है सेल के, हाँ यहाँ पे देख लो। ये जो तुम लोग देख पा रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, और सेल वॉल कौन सा वाला पार्ट है? ये है। सेल वॉल के अंदर 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट में सेल वॉल डिवाइड होता है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कोई भी पिक्चर। तो सेल वॉल में एक मिडिल लैमेला भी प्रेजेंट होता है। इज ए लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है, ठीक है, मिडिल लैमेला, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। मतलब 2 सेल है ऐसा, ये देखो मैं अभी बना के दिखाता हूँ। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आ गया सेल वॉल। अभी इसके ये यहाँ पे ना एक सेकेंड,
कलर चेंज करो, हाँ यहाँ पे एक मिडिल लैमेला प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे एक सेल वॉल प्रेजेंट होगा, फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो ये सेल नंबर 1, ये सेल नंबर 2, दोनों सेल को ग्लू कौन सा किसने किया? मिडिल लैमेला ने किया, जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है, which holds or glues different neighboring cell together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmatal connection which connects the cytoplasm of the neighboring cell। मतलब इसके अंदर छोटा सा छेद प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बोलते हैं, जिसके द्वारा ये सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल के साइटोप्लाज्म से लिंक अप करेगा। अगर कोई भी मिनरल्स का ज़रूरत हो तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट होगा? यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेल 1 से सेल 2 तक। चलो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर तुम लोगों को गोल्जी अपैरेटस पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ना है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं गर्ल सिस्टम, GIRL नहीं, GERL, गर्ल सिस्टम। गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यानी कि ER, लाइसोसोम और वैक्यूल। चलो वैक्यूल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा नहीं, चलो अभी ER से स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पढ़ ले। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as a endomembranous system। endomembranous system का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अंदर, मेम्ब्रेन का मतलब होता है मेम्ब्रेन, मतलब अंदर वाला मेम्ब्रेन जो भी बनाएगा या फिर मेम्ब्रेन बनाने का काम जो भी करेगा उसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलेंगे, बिकॉज ऑफ देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। मतलब एक साथ काम करते हैं। ये जो गर्ल कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स एक साथ काम करेगा, ठीक है, और चीज़ों को बनाते चलेगा। द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये चार मिलकर एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बनेंगे, जो कि एक नीट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सिंस द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड with the above components, these are not considered as endomembranous system। नीट का क्वेश्चन है, फिर से मार्क कर लो, क्योंकि इसी लाइन से तुम लोगों को नीट में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisome are not coordinated, तो इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। अभी एसेशन रीजन में पूछ लेगा कि कोऑर्डिनेटेड होता है कि नहीं होता है, तुम लोग चौंक जाओगे कि सर कहाँ से क्वेश्चन आया और सर आपने पढ़ाया नहीं। एक सेकंड, मैं माइक थोड़ा चेक कर लूँ, क्योंकि पिछले बार मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया था कि माइक मैंने सोचा था कि ऑन है और इस माइक ने दे दिया धोखा और मेरा लग गया मौके पे चौका, 1 घंटे का क्लास पूरा बर्बाद। चलो, द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम का मतलब क्या होता है? जाल लाइक स्ट्रक्चर। देखो, जाल लाइक स्ट्रक्चर, जाल है ऐसे जाल, वेब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। रेटिक्यूलम मैनर में फंसा हुआ रहता है, जाल लाइक स्ट्रक्चर। टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब जैसा, छोटा छोटा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्कैटर्ड मतलब एक जगह ये तो एक जगह ये, मतलब बिखरा हुआ, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हेंस ER डिवाइड्स इन द इंट्रासेलुलर स्पेस into 2 distinct compartment, that is luminal inside ER, extraluminal cytoplasm compartment। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी। चलो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द, अच्छा, hence ER divides the intracellular space into 2 distinct compartment, that is luminal inside ER। मतलब देखो, अगर देखा जाए इस दोनों ER को अगर तुम लोग कनेक्ट कर दो तो इसके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट देख पाओगे और इसके बाहर एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट देख पाओगे ऐसे। मुझे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने दो इसे। अगर देखा जाए, अगर ऐसे देखो तो इस ER के अंदर एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट होगा और इस ER के बाहर एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट होगा, है ना। तो देखो, एक हो गया कौन सा, एक हो गया ये वाला, ये जो है हमारा जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, और 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट जो कि लुमिनल इनसाइड ER और एक्स्ट्रा लुमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा लुमिनल, और ये है इंट्रालुमिनल।
समझ में आ गया। चलो अभी द ईआर शोज राइबोसोम्स अटैच टू द आउटर। अभी राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। तो राइबोसोम जब दिखेगा तो ऐसे बिंदी बिंदी सा होगा, इसका मतलब क्या है? रफ ईआर है। इसका काम क्या होगा? रफ ईआर जहाँ नहीं प्रेजेंट होगा स्मूथ ईआर होगा, स्मूथ होगा। आर ईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एंड सिक्रेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में हेल्प करेगा। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus, मतलब continuous होगा outer membrane के साथ। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid। ये नीट का क्वेश्चन है, मार्क करके लग लो। सिंथेसिस ऑफ लिपिड में स्मूथ ईआर काम करता है। तो स्मूथ ईआर किस में काम करेगा? देखो जो पढ़ा रहा हूँ 360 में 360 लाने के लिए इनफ, मोर देन इनफ है, ये अभी भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो स्मूथ ईआर किस में काम करेगा? लिपिड सिंथेसिस में। और रफ ईआर किस में काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में। ये याद रखना, इसी से क्वेश्चन बनेगा। चलो इसके बाद एक बार 35 ईयर्स लगा लेना, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स आर सिंथेसिस इन एसीआर। एनिमल सेल के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन ACR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही बनता है। चलो गोल्जी अपैरेटस। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में, नीट का क्वेश्चन है, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास ही ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन बनाने में इनका रोल होता है। देयर वर लेटर नेम्स एज गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम, ठीक है। ये पूरा जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है ये न्यूक्लियस के आसपास ही घूमता है। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क लाइक सैक्स सिस्टर्नी ऑफ 0.5 to 1 micrometer diameter. These are stacked parallel to each other. Varied number of cisternae are present in a Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase, concave trans और द मैच्योरिंग फेज, ठीक है। देखो ट्रांस फेज को बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। मतलब देखो ये एक बच्चा है, इस बच्चे का पैर अभी अभी बना है और जो हेड है बहुत देर से बना हुआ है, ठीक है। पैर का फॉर्मेशन अभी अभी हुआ है, तो हेड को हम लोग क्या बोलेंगे? मैच्योर्ड हेड। तो मैच्योर्ड हेड को बोलेंगे ट्रांस रीजियन, ठीक है, कॉन्केव ट्रांस रीजियन। और जो एक सेकंड मुझे थोड़ा गर्ल कॉम्प्लेक्स खोलने दो। ये देखो एनसीईआरटी में जो पिछले वाला एनसीईआरटी था उसके अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ था कि मैच्योर्ड वाला कौन सा होता है। और तुम लोगों को शायद मुझे एक बार एक पीपीटी प्रिपेयर करके उसके अंदर ये पिक्चर्स दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। एक सेकेंड, चलो अगले वाले क्लास से मैं हर एक लेक्चर के अंदर पिक्चर्स दिखाना चालू करूँगा, जो कि तुम लोगों को मतलब बहुत सहायता करेगा। और एक बात, शॉर्ट्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से एडिटिंग करना चालू कर दिया है। तुम लोग देख सकते हो जाके कि पीछे का बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया है। तो शॉर्ट्स को अच्छे से देखना, क्योंकि उसके अंदर भी क्वेश्चंस फुल्ली कवर्ड रहते हैं, जो कि शॉर्ट्स के द्वारा मैं अपने चैनल में देता हूँ। चलो अभी बात कर लेते हैं। और हाँ, इस लेक्चर के अंदर अगर कोई भी डाउट्स हो तो इस नंबर पे 8580399293 पे एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे अगर मैसेज करोगे तो इस नंबर का PDF और जो डिटेल्ड DPPs वगैरह है वो तुम लोगों को मिल जाएगा। चलो अभी द सिस एंड ट्रांस फेसेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis। cis का मतलब क्या होता है? cis का मतलब होता है सेम फेज। ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट फेज, डिफरेंट साइड पे प्रेजेंट, ठीक है। एंड द कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज, ठीक है। तो दोनों फेज होता है, इतना जान लो भाई, सिस और ट्रांस फेज होता है। ट्रांस को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिंग और सिस को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेज, मतलब अभी अभी फॉर्म कर रहा है। तुम्हें गोल्जी बॉडी में PhD नहीं करना है। तो गोल्जी अपैरेटस नीट में बायोलॉजी में 360 लाना है और 720 में से 700 मार्क्स पक्के करने हैं, ठीक है, ताकि जो भी हो जाए इस देश में नीट के अंदर कुछ भी हो जाए तुम्हारा रैंक सिक्योर रहे। तो गोल्जी अपैरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। ये नीट का क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन है, मार्क कर दो, ठीक है। यही देगा कि ट्रांस फेज कौन सा होता है, मैच्योरिंग फेज, मैच द कॉलम में, ठीक है।
टू बी डिलीवर्ड। देखो एक बात मेरे वॉल में अभी तक लिखा हुआ है कि नीट का मतलब ये कतई नहीं होता कि कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है। नीट का मतलब यही होता है कि कितना बार पढ़ा हुआ है, कितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया हुआ है, कितना बार तुमने रिवाइज किया हुआ है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ठीक है। लेकिन आना पूरा सिलेबस से, इसीलिए कवर पूरा सिलेबस करना पड़ता है, जो ही कि स्टूडेंट लोग नहीं कर पाते। चलो अभी इधर द इंट्रासेलुलर टारगेट्स आर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। गोल्जी अपैरेटस पैकेज करेंगे मटेरियल को, डिलीवर करेंगे, वो कि इंटरसेलुलर हो जाए, सेल के अंदर हो जाए या फिर सेल के बाहर हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो गोल्जी मटेरियल ही पैकेजिंग करेंगे। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स और फ्रॉम द ईआर फ्यूज विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी अपैरेटस। मतलब ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस कनेक्टेड होते हैं, कहाँ से? सिस फेज से। मतलब ईआर से गोल्जी फॉर्म हो रहा है, कहाँ से फॉर्म हो रहा है? सिस फेज से फॉर्म हो रहा है, नया फॉर्म हो रहा है, सिस फेज में ही तो होगा ना, तो वही उसी से वेसिकल को फॉर्म करेगा ये लोग, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। देखो वेसिकल ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे फॉर्म हुआ सिस फेज पे, अभी मैच्योरिंग फेज यानी कि ट्रांस फेज से गया और निकल गया बाहर। This explains why Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. मतलब कुछ प्रोटीन्स भी राइबोसोम से सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि सिस्टर्नी पे, गोल्जी अपैरेटस के सिस्टर्नी पे क्या होता है? मॉडिफाई होता है, ठीक है, और ट्रांसफेज से निकल जाता है। गोल्जी अपैरेटस इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। और आएगा यही लाइन। देखो एक नीट का जो स्ट्रेटजी है मैं तुम्हें बताता हूँ कि नीट का जो क्वेश्चन सेट करता है ना, उसका माइंडसेट ऐसा रहता है कि जिस जगह पे तुम छोड़ोगे वो क्वेश्चन वही से ही सेट करेगा। जैसे कि ये पूरा तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है गोल्जी अपैरेटस, लास्ट में आते आते तुम थक गए और इस लाइन को कर दिया क्लोज, लेकिन इसी लाइन से क्वेश्चन उठाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, जी फॉर ग्लाइकोप्रोटीन, जी फॉर गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। चलो अभी लाइसोसोम। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्जी अपैरेटस। मतलब गोल्जी अपैरेटस से ही लाइसोसोम बनता है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। द आइसोलेटेड, अब समझ रहे हो कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। यही इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहाँ से बनता है? हाइड्रोलिसिस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेटेस। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम का जो एंजाइम है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहाँ पे एक्टिवेट होता है? स्टोमक पे एक्टिवेट होता है। और स्टोमक के अंदर क्या रहता है? एसिडिक पीएच रहता है, HCl रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अभी चलो वैक्यूल्स की तरफ। द वैक्यूल्स इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे वैक्यूल। इट कॉन्टेन्स वाटर, इसके अंदर वाटर रह सकता है, कोई भी सैप रह सकता है, एक्सीडरी प्रोडक्ट रह सकता है, जो सेल का जो भी एक्सीडरी प्रोडक्ट है वैक्यूल के अंदर रहा। अब वैक्यूल ने क्या किया? उस एक्सीडरी प्रोडक्ट को बाहर डिलीवर कर दिया। अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है। द वैक्यूल इज बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये क्या है सर? वैक्यूल है सर, वैक्यूल। और ये क्या है? टोनोप्लास्ट है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल 90% जो एरिया है वो कवर करने की क्षमता रखता है भाई, मतलब ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा जगह। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेम्ब्रेन आयंस एंड द अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। मतलब वैक्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम, लेकिन फिर भी तो ये एक्सीडरी प्रोडक्ट ही है, इसीलिए यहाँ से यहाँ अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा वैक्यूल के अंदर फेंका जाता है। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। टोनोप्लास्ट के अंदर तुम लोगों को फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलता है, किसके? नंबर ऑफ आयंस के लिए। इन एमीबा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। एमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसा। ऑस्मो का मतलब क्या होता है? वाटर। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। इसीलिए वैक्यूल के अंदर वाटर का मूवमेंट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल करेगा एमीबा के अंदर, और एक्सक्रीशन भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ही करेगा। इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाई
इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स में फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करेगा और फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा, प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसी के द्वारा हम लोगों का आज का लेक्चर होता है खत्म। 20 मिनट का छोटा सा लेक्चर था। आई एम शुगर सर हेयर। मिलता हूँ अगले क्लास में जिसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर को और 3 से 4 टॉपिक लगेगा और ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1 शॉट के द्वारा ये लेक्चर तुम लोगों को मिल जाएगा। आई एम शुगर सर हेयर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।